नमस्कार। आज हम हितोपदेश के अगले श्लोक को पढ़ रहे हैं। उसमें विद्या से सुख प्राप्ति का कथन किया जा रहा है। विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद् धर्मं ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या देती है विनय को। विनयात् याति पात्रताम, और विनय से आती है पात्रता, यानी विनय से व्यक्ति पात्र होता है, योग्य बनता है। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, और पात्रता से व्यक्ति धन को प्राप्त करता है। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्म ततः सुखम, और धन से धर्म प्राप्त करता है और उसके बाद वो सुख प्राप्त करता है। कवि कहते हैं कि विद्या जो है संपूर्ण सुखों का प्रधान साधन है। कवि बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति विद्या का उपार्जन करता है तो वह विद्या उसे विनम्र बना देती है, और विद्यावान व्यक्ति विनम्र होता है, और विनम्रता से व्यक्ति में पात्रता अर्थात योग्यता आती है। और जब व्यक्ति सत्पात्र बन जाता है तो वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करके धन अर्जित करता है। जब उसके पास धन आ जाता है तो धन के बल से वह व्यक्ति यज्ञ यागादि धार्मिक कृत्य करके धर्म की प्राप्ति करता है। तदंतर धर्म प्राण होने से वह व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्या से पुरुष को क्रमशः विनय, पात्रता, धन और धर्म तथा सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्या को सुख का प्रथम कारण माना गया है। अगला श्लोक है विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया ध्रियते सदा। इस श्लोक में विद्या की श्रेष्ठता का कथन किया जा रहा है। जगत में, इस संसार में शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों होती हैं, और ये दोनों विद्याएं कार्य सिद्धि हेतु होती है। द्वे विद्ये प्रतिपत्तिये, ये दोनों विद्याएं कौन सी दो विद्याएं? शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। ये दोनों विद्याएं कार्य की सिद्धि के लिए होती है। आद्या हास्याय वृद्धत्वे, आद्या मतलब प्रारंभ वाली, पहली, प्रथम। कौन सी है प्रथम? शस्त्र विद्या। प्रथम जो है शस्त्र विद्या वृद्धावस्था में हास्याय उपहास का कारण होती है, तथा द्वितीया ध्रियते सदा, और द्वितीय जो होती है शास्त्र विद्या वो सदा आदृत होती है। इस प्रकार से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में दो प्रकार की विद्याएं प्रसिद्ध हैं, एक है शस्त्र विद्या और दूसरी है शास्त्र विद्या। ये दोनों ही विद्याएं व्यक्ति के कार्य सिद्धि का कारण होती है, अर्थात दोनों प्रकार की विद्याओं के अध्ययन से मानव की उन्नति और उसके इष्ट कार्य सिद्ध होते हैं। दोनों ही विद्याएं व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा प्रदान करती है, लेकिन इनमें से प्रथम शस्त्र विद्या जो है वृद्धावस्था में व्यक्ति के उपहास का कारण बनती है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति जो होता है वो अपने लक्ष्य को साधने में समर्थ नहीं हो पाता। युवावस्था में तो वो अपने शस्त्र विद्या में निपुण होता है, लेकिन जब
वृद्ध हो जाता है तो वो अपना लक्ष्य साधने में असमर्थ हो जाता है। वृद्ध व्यक्ति शस्त्र द्वारा न स्वयं की रक्षा कर पाता है और न अन्य लोगों की। अतः उस व्यक्ति का एवं शस्त्र विद्या का लोग उपहास करते हैं। परंतु जो द्वितीय शास्त्र विद्या है वो बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था सभी अवस्थाओं में प्रशंसित होती है। शास्त्र विद्या से संपन्न व्यक्ति का सभी अवस्थाओं में लोग सदैव आदर सत्कार करते हैं और कह सकते हैं कि धीरे धीरे उसका ज्ञान जो है शास्त्रों का परिपक्व होता जाता है और वृद्धावस्था में उसको अनुभव को विशेष माना जाता है, उसकी प्रशंसा होती है। इस प्रकार से शास्त्र विद्या से संपन्न व्यक्ति का सभी अवस्थाओं में सदैव आदर होता है। इसलिए यहाँ पर शास्त्र विद्या को उपार्जित करने का उपदेश दिया है। अगला श्लोक देखिए। यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो न अन्यथा भवेत् कथाच्छलेन बालानां नीतिस्त्रिय कथ्यते। यहाँ पर बताया है कि हितोपदेश जो है नीतिपरक ग्रंथ है। कैसे? यत् नवे भाजने लग्न संस्कार अन्यथा न भवेत्। जिस प्रकार से नवे भाजने नए पात्र में, नूतन पात्र में लग्न संस्कारः लगा हुआ संस्कार अन्यथा न भवेत् व्यर्थ नहीं होता है। तत् इह कथा लक्ष्येन। इसी प्रकार से यहाँ पर कथा के माध्यम से बालानां नीति ही कथ्यते। बालकों को नीति विद्या कही जा रही है। यहाँ आचार्य नारायण पंडित कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई कुंभकार मिट्टी का नया घट बना रहा है, उस समय उस कच्चे मिट्टी के घड़े पर जैसा भी चिन्ह, रेखा या कोई चित्र बना दें तो वो कभी मिटता नहीं है। घड़े को पकाने पर भी वो चिन्ह यथावत बना रहता है और अंत तक स्थिर उस पर स्थित रहता है। इस प्रकार नूतन पात्र में लगाया हुआ संस्कार व्यर्थ नहीं होता। उसी प्रकार से बालकों के हृदय भी कच्चे घट के समान होते हैं। उनके अंतःकरण पर बाल्यावस्था में जैसे भी संस्कार अंकित कर दिए जाएं, वैसे जीवन भर बने रहते हैं। यानी कि बालक की प्रथम अवस्था में उसके मन पर डाले गए संस्कार जो होते हैं अंत तक बने रहते हैं, वे कभी मिटते नहीं हैं। उनका प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है। अतएव बालकों को सुसंस्कृत करने में नारायण पंडित इस ग्रंथ में कथा के बहाने से नीतिप्रद उपदेश प्रदान कर रहे हैं। और उन्होंने क्या लिखा है? हितोपदेश लिखा है। इसी बात को वो आगे बताते हैं। मित्रलाभः सुहृद्भेदो विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात् ग्रंथात् आकृष्य लिख्यते। इसमें प्रस्तुत श्लोक में हितोपदेश का मूल आधार जो है पंचतंत्र, इस बात को बताया जा रहा है। कवि कहते हैं पंचतंत्रा तथा अन्यस्मात् ग्रंथात् आकृष्य लिख्यते। कवि कह रहे हैं कि मेरे द्वारा पंचतंत्र एवं अन्य ग्रंथों से संग्रहित कर मित्रलाभ सुहृद्भेदो विग्रह संधिरेव च। मित्रलाभ, सुहृद्भेद, विग्रह, संधि, इन 4 प्रकरणों वाला यह हितोपदेश नामक ग्रंथ लिखा जा रहा है। इसलिए कवि नारायण पंडित कह रहे हैं
कि मैं विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ से और वेद व्यास विरचित महाभारत ग्रंथ से और अन्य ग्रंथों से बालकों का हित करने वाली ऐसी सुंदर सुंदर नीतिपरक कथाओं का संग्रह करके मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह तथा संधि इन 4 प्रकरणों वाला हितोपदेश नाम का ग्रंथ लिख रहा हूँ। मित्रलाभ में इस प्रकरण में उन्होंने मित्र के गुण दोष का वर्णन किया है। जो हमारे अभी पाठ्यक्रम में है मित्रलाभ, उसमें आचार्य नारायण पंडित ने मित्र के गुण दोष का वर्णन किया है और कथा के माध्यम से बालकों को नीति का ज्ञान दिया है। दूसरा है सुहृदभेद। इसमें 2 मित्रों में भेद उत्पन्न करके विनाश करने का वर्णन किया है। तीसरा विग्रह। इसमें युद्ध द्वारा शत्रुओं को नष्ट करने का वर्णन है। और चौथा भाग है संधि। इसमें स्वार्थ पूर्ति हेतु शत्रुओं से संधि कर लेने का वर्णन किया है। अतः श्री नारायण पंडित ने अपने हितोपदेश नामक नीति ग्रंथ लिखने का प्रयोजन आपको स्पष्ट कर दिया है और हितोपदेश नीतिपरक कथाओं में प्रमुख ग्रंथ है, इस बात को बताते हुए आगे आपको कथा के माध्यम से इसका ज्ञान दिया जाएगा। धन्यवाद।